अब एक बार बायोलॉजी के भी चैप्टर्स फटाफट से देख लेते हैं कि कुछ हमारा छूट तो नहीं रहा है। लाइफ प्रोसेस का मैंने एक सेपरेट वीडियो भी डाल दिया है, हो सकेगा तो इसमें भी एंड में मैं उसको कंबाइन कर दूंगी, जोड़ दूंगी। ठीक है, फिलहाल आप देखिए इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें पता होना चाहिए नर्व सेल क्या है, न्यूरॉन, उसका स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम, प्लस उसमें सिग्नल किस तरह से मूव करते हैं न्यूरॉन के थ्रू, कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल में चेंज होते हैं और चेंज केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, तो वो कौन सा एक प्लेस होता है, पॉइंट होता है जहाँ पर केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदलता है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल फॉर्म में चेंज होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, पूरा पाथ कंप्लीट फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी आपको याद रहना चाहिए। फिर नर्वस सिस्टम में हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमस है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये सब आपको डेफिनेशंस में आने चाहिए। थोड़ा उसके बारे में आपको ध्यान कर लेना है कि किस तरह से हमको इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट क्या है, डायग्राम, उसमें किस तरह से जो है वो पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स के फंक्शन क्या है, यानी हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के फंक्शन क्या है। हिंड ब्रेन में भी आपके सेरेबेलम के, पॉन्स के और मेडुला के फंक्शंस क्या हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये सब आपका मिस नहीं होना है। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट हार्मोन्स आपको याद रखने हैं कि इसका नाम दूसरा फाइटो हार्मोन्स भी होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपको ध्यान है कि ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, गिबरेलिन होता है, ठीक है, और एब्सिसिक एसिड, ये सारे होते हैं। तो इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये आपको ध्यान रखना है। फिर ग्रोथ मूवमेंट्स क्या है, लाइक टुवर्ड्स लाइट जिसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, उसी तरह से जियोट्रॉपिज्म होता है, टुवर्ड्स ग्रेविटी मूवमेंट होता है, हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है, टुवर्ड्स वाटर मूवमेंट होता है, और प्लस नेस्टिक जो आपका हार्मोनल की साइड होता है, केमिकल मूवमेंट होता है जिसको आप कहते हो कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, टुवर्ड्स केमिकल जो मूवमेंट होता है, जो आपका पॉलन ग्रेन का होता है कि किस तरह से पॉलन ट्यूब बनाकर वो ओवरी में जाता है, दैट इज द कीमोट्रॉपिज्म। फिर नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि ना तो किसी भी स्टिमुलस की तरफ नहीं होते हैं, नीदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, उसको हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। राइट, ये आपको पता है कि आपका जो चीनी का पेड़ होता है उसमें यही वाला मूवमेंट होता है, नेस्टिक मूवमेंट। राइट, लीव्स ड्रूप कर जाती हैं जब आप उसको टच करते हो। उसमें ये भी पूछा जाता है कि लीव्स जो है वो उस जगह ड्रूप ना करके थोड़ा अलग जगह पर होती हैं, तो वो क्या कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि वो वाटर के अमाउंट में जो चेंज होता है उसकी वजह से होता है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, अब नेम्स ऑफ द सारे हार्मोन्स, जितने भी एनिमल्स हार्मोन्स हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं, उनके फंक्शन याद करने हैं। राइट, और ये आपको याद रखना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह से, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड में हार्मोन जाता है और हार्मोन किस तरह से अपने टारगेट ऑर्गन पर पहुंचता है और किस तरह से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किस ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, ग्लैंड्स के नेम्स भी याद रखने हैं और सारे हार्मोन्स के फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर आपका बायो का है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें आपको देखो, एक तो वेरिएशंस के बारे में पूछा जाता है कि वेरिएशंस किस तरह से होती हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये याद रखना। साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब तरह का याद रखना है आपको, जितने भी इसके टाइप्स हैं, लाइक बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है जिसमें कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये सब आ जाता है। टिश्यू कल्चर भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने भी टाइप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, लर्न करना है विद डायग्राम, विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में इंपॉर्टेंट है। इवन फ्लावरिंग फ्लावर के पार्ट्स भी पूछ ले जाते हैं आपसे, उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। दो डायग्राम दिए हैं, दोनों डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। राइट, और किस तरह से जो है पॉलिनेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, वो भी आपको याद रखना है। फर्टिलाइजेशन क्या है, कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का वो जो है वो सीड में चेंज होता है, कौन सा पार्ट जो है वो फ्रूट में चेंज होता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न करना है। फिर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, इनके डायग्राम्स इम्पॉर्टेंट हैं और इनमें जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसमें एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर के होते हैं, यानी कि आउटसाइड को लाई करते हैं। आपको पता है टेम्परेचर वहाँ पर कम चाहिए होता है देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। फिर जो सेमाइनल वेसिकल है या प्रोस्टेट ग्लैंड है, उनको उनके फंक्शंस क्या हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका
एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस जगह पर टेक प्लेस करता है, पता है आपको? फॉलोपियन ट्यूब उसका आंसर होता है, ठीक है। फिर यदि सपोज एग फर्टिलाइज नहीं करता है तब क्या होता है? तो इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका एक एक लाइन अच्छे से पढ़ लोगे तो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, आपके आ जाएंगे। साथ ही जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि वो क्या है और कौन से हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर? अब देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें 2 बैक्टीरियल एसटीडीज़ और 2 वायरल एसटीडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियल में है आपका सिफिलिस एंड गनोरिया है, जबकि वायरल में आप वॉट्स एंड HIV एड्स लिख सकते हो। प्रिवेंशन क्या होता है आपको पता है? बैरियर मेथड यूज़ करके, जो कि आपका यूज़ ऑफ कंडोम है, उससे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। ये आप लिख सकते हो कि इसका प्रिवेंशन का क्या है? यूज़ ऑफ कंडोम। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या है? यहाँ पर भी आपके 4 मेथड होते हैं। नंबर 1 होता है आपका जो बैरियर मेथड होता है, ठीक है। नंबर दूसरा होता है जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होता है। तीसरा जो होता है वो केमिकल मेथड होता है, और चौथा जो होता है वो सर्जिकल मेथड होता है। ये चारों आपको याद रखने हैं। और इसमें जो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं या केमिकल है या फिर सर्जिकल है, यदि ये पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस है तो बैरियर मेथड है, क्योंकि इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे आप कॉपर टी के यूज़ में कह सकते हो कि यहाँ पर इरिटेशंस हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। केमिकल मेथड में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। सर्जिकल मेथड में भी कुछ क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर रिप्रोडक्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर हेरिडिटी चैप्टर में भी इवोल्यूशन तो है, ठीक है, आपका हेरिडिटी केवल। तो यहाँ पर आपको इनहेरिटेड ट्रेट्स का पता होना चाहिए कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें। फिर सेलेक्ट पी प्लांट को मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है, क्रॉस करने के लिए। यहाँ पर आपको पता है कि जो पी प्लांट है वो एक तो जल्दी ग्रो कर जाता है, ठीक है, उसकी क्रॉप जल्दी हो जाती है। सेकेंडली जो है वो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट करेक्टर है जिससे कि इसको मेंडल ने लिया। फिर जो प्रोगेनी का रेशो होता है F1 F2 जनरेशन में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई तरह से क्वेश्चन बना के इसमें से पूछे जाते हैं। फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है? जब सिंगल कंट्रास्ट करेक्टर में क्रॉस होता है दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और जब डबल कंट्रास्ट या 2 कंट्रास्ट करेक्टर में जब होता है तब उसको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डोमिनेंट करेक्टर्स कौन से होते हैं, रिसेसिव करेक्टर्स कौन से होते हैं? डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं और रिसेसिव को हमेशा हम स्मॉल से शो करते हैं। डोमिनेंट में यदि एक जीन कैपिटल है और एक स्मॉल है, यानी कि एक डोमिनेंट करेक्टर का जीन है एक स्मॉल का, तब भी वो अपीयर होगा, जबकि रिसेसिव के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ये भी आपको इसका क्रॉस भी आना चाहिए, ठीक है, इन ह्यूमंस। और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जीन्स पर डिपेंड नहीं करता है, एनवायरमेंटल फैक्टर पर करता है। इसके भी एग्जाम्पल आप याद रखना, जैसे कि एक एग्जाम्पल आप स्नेल्स का ले सकते हो। क्लियर? फिर आता है चैप्टर आपका आर एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको इकोसिस्टम पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल क्या होता है इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन्स क्या होती हैं, फूड वेब्स क्या होते हैं। फूड चेन से फूड वेब में भी आपको ध्यान होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऑमनीवोर्स क्या होते हैं। साथ ही फूड वेब्स में कौन कौन से ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं आपके, लाइक प्रोड्यूसर्स का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आता है आपका एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो आपको पता है कि हमेशा 10% लॉ यहाँ पर फॉलो होता है, यानी कि जो नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी कि हम यदि प्रोड्यूसर से लेके ऊपर जाते जाएंगे हर लेवल पर 10% की एनर्जी केवल पहुँचती है फ्रॉम द प्रीवियस लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल पर। फिर आपका आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। ये आपको पता है कि जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सनट्रेट होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते जाते हैं। और ये जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर लेवल पे जाएंगे, ये हमेशा इसका जो रेशो होगा वो बढ़ता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ता जाएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। एक आपको यहाँ पर ओजोन लेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी रिएक्शन है ओजोन लेयर, किस तरह से ओजोन लेयर फॉर्म होती है, या ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। फिर ओजोन लेयर किस तरह में प्रोटेक्ट करती है, और वैसे ओजोन मॉलिक्यूल यदि हम एटमॉस्फेयर के अंदर देखें तो कितना हार्मफुल है। ये भी आपको याद होगा कि जो ओजोन है अपने आप में, ओजोन गैस जो होती है बहुत ही हार्मफुल होती है, डेडली होती है, पॉइजनस, लेकिन लेयर की फॉर्म में ये प्रोटेक्ट करती है। इसके डिप्लीशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं ये आपको याद रखने, प्लस इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हैं, यानी कि यदि डिप्लीट होती है तो यूवी रेडिएशन के जो पहुंच जाती है हम तक, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है।
फिर गार्बेज मैनेजमेंट भी आप देख लेना, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको एक बार ज़रूर देख लेना, कुछ भी मिस नहीं करना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप सब 100% करके आओगे और आउट ऑफ 80 अचीव करने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल्सो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करके आना है।